हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं घटना चक्र के एनवायरनमेंट में हमारा चैप्टर चल रहा है वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास क्या किए गए हैं। इसका हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है, कुछ MCQs भी हो चुके हैं, कुछ बचे हैं। आइए उसको करते हैं। MCQ नंबर 27 है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, किरण बेदी। तो ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा को क्या माना जाता है? चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े थे और इसके नेता भी थे। चिपको आंदोलन आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है या जनक कौन है? तो ये आपके चंडी प्रसाद भट्ट हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। इन्होंने ही 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। आगे चलकर 1973 में इन्होंने चिपको आंदोलन के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ी। और इसके नेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी इससे संबंधित है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये वन कटाई के विरुद्ध था कि जंगल को काटा जा रहा था, वनों को। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो ये आपका गौरा देवी हैं, इनके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया रैणी गांव में। वर्ष 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के लगभग 680 हेक्टेयर जंगल को नीलाम कर दिया था। तब गौरा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर वन कटाई का विरोध किया। अब पेड़ों से चिपक जाने के कारण इसे चिपको आंदोलन कहा गया। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है देखते हैं। शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को दिया जाता है, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को। तो उपयुक्त सभी को जो है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1977 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पौधे के आनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। कुछ क्षेत्र हैं और यहाँ पे इन सब की जो कार्यालय स्थित है, क्षेत्रीय कार्यालय टोटल 10 हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये आपके वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है अमृता देवी पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। नेपाल एवं भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य क्या है? यह किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये जो है टाइगर के संरक्षण से संबंधित है, जो भारत और नेपाल ने संयुक्त रूप से शुरू किया था सेव नामक कार्यक्रम। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों के पौधरोपण को करते हैं। कौन से जनजाति इससे संबंधित हैं? तो ये आपके गोंड और कोरकू जनजाति जो है संबंधित है कि वो त्योहारों पे फलदार वृक्षों का रोपण करते हैं। गोंड और कोरकू जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण महीने भर चलने वाले अभियान या त्योहार के दौरान क्या करते हैं? फलदार वृक्षों के पौध का रोपण करते हैं या लगाते हैं उसको। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये आपका 2 और 3 तो सही है, फर्स्ट आपका सही नहीं है। यहाँ से देखते हैं, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत की गई है। तो सेकेंड और थर्ड तो आपका सही था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे।
संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट का अधिकार दिया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। तो कौन सा सही है? इसमें जो है आपका 1 और 2 सही है, तीसरा आपका ऑप्शन सही नहीं है। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में, वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट की गई है। मुख्य लक्ष्य इसका क्या है? तो जनजातियों के अधिकारी को मान्यता देना, उनके अधिकारों, दायित्वों और लाभ का तर्कसंगत वितरण करना, ताकि वनों पर निर्भर समुदायों की जीविका सुनिश्चित होकर वन संरक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। भारत में सबसे पहले बैगा समुदाय या जनजाति को पर्यावास अधिकार दिए गए थे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार डिंडोरी जिले के 7 गांवों को जनजाति समूहों को यह अधिकार दिया गया था। जनजाति मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसी भाग विशेष में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाता है और उसकी घोषणा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो यह है आपका डी ऑप्शन, जो प्राकृतिक कारण नहीं है, ये आपके वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारक है, जबकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है से जीव विलुप्त नहीं होंगे, बल्कि उनमें आवास व भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही था। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये आपके झांसी यूपी में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थापना कब हुई थी? 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने की थी, एक इकाई के रूप में हुई है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान की केंद्र की स्थापना। यह केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। वन संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयास हमारा नया चैप्टर है, इसको देखते हैं। CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक अद्यतन या अपडेट के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों को उनके भौगोलिक क्षेत्रों में वनाच्छादित उनके यहाँ पे कितना जो है एरिया वन के द्वारा, मतलब वहाँ पे वन है, उसकी बात करेगा। तो कितने प्रतिशत मान लीजिए भारत का टोटल जो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से अगर भारत का एरिया इतना है तो इतने एरिया में कितना वन है, यही बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए भारत में कितना प्रतिशत वन है? तो ये आपका 23.1% भारत के कुल एरिया का इतना वन है। चीन में देखिए इतना है। तो ये एक डेटा है जिसे आप बस देख सकते हैं और इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंडिया का इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है कि इंडिया का डेटा कितना है। आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ से हम इसको डिटेल करते हैं। भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। वर्तमान में भूटान का 84% भूभाग वनों से आच्छादित है। मतलब भूटान का जितना भी एरिया है, मान लीजिए 100% एरिया है, 100% में से उसने 84% भूभाग पर वन लगा रखे हैं। तो इस तरह से भूटान के पास कितना है? 84% वनों से वहाँ घिरा हुआ है उनका जो एरिया है। और संवैधानिक प्रावधान क्या है भूटान ने क्या किया है? तो 60% भाग पर वन होने चाहिए। आगे देखते हैं। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसे हम क्या कहते हैं? UNCCD के नाम से भी ये फेमस है।
की स्थापना की गई। तो यूएनसीसीडी की स्थापना कब हुई है? 1994 में की गई है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। यह अकेला कानून है जो बाध्यकारी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मरुस्थलीकरण से जो कानून आया है, यूएनसीसीडी जो कानून है, वो एक बाध्यकारी समझौता है। जो भी देश इसमें शामिल होता है तो उसके लिए बाध्य होता है कि वो इस चीज़ को पूरा करे। जो पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को संयुक्त रूप से पेश करता है। इसका उद्देश्य है नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करें। यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम है। बॉटम टू अप अप्रोच की बात करता है, बॉटम टू टॉप की बात कर रहा है। इसका सचिवालय संबंधित क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है। तो आपका यूएनसीसीडी किसके लिए है? तो एक लाइन में सिर्फ याद रखना है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये जो है सम्मेलन किया जा रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे लिया है? तो जॉइंट पांडा को लिया है। तो वर्ल्ड वाइड फंड या WWF का जो चिन्ह है या सिंबल है वो क्या है? जॉइंट पांडा है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1961 में। ये आपको याद रखने वाली बात है। वैज्ञानिक नाम याद रखना जरूरी नहीं है। इनका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। वर्तमान में विश्व भर में इनकी संख्या 1600 है। उल्लेखनीय है कि विश्व वन्यजीव दिवस, यहाँ पे देखते हैं, विश्व वन्यजीव दिवस के अलग अलग देशों में अलग अलग तिथियों पर आयोजित किया जाता है। जो विश्व वन्यजीव दिवस है उसको जो है अलग अलग देश अपने अपने तरीके से या अपने अपने यहाँ पे अलग अलग दिन आयोजित करते हैं। अमेरिका में यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है और भारत में यह वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। तो आपको इंडिया का याद रखना है कि भारत में वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 2023 की थीम क्या है? 23 की तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी आई नहीं 5 जून को। 22 की याद रखिएगा कि 22 की थीम क्या है विश्व पर्यावरण दिवस की। ये इम्पॉर्टेंट है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अब विश्व वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ ओपन हुआ है? ये भारत का पहला है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कहाँ ओपन हो रहा है और किसको वानिकी में मतलब ग्रीन सिटी अवार्ड भी मिला है। ये दोनों पॉइंट अगर आप लोग याद रखिए तो कम से कम अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। तो विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। मार्च 2013 के प्रारंभ में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित साइट्स कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा के पक्षकारों की 16वीं बैठक कॉप 16 ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा था। तो साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? तो पहली बात आपको साइट्स की फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये याद रखिएगा। तो कॉप जो 16 हुआ था उसमें 3 मार्च को जो है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाएगा, ऐसा उसमें प्रस्ताव रखा गया था। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाने के रूप में निर्णय लिया गया। तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाएगा? 3 मार्च को मनाया जाएगा। ऐसा निर्णय कब लिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र के 68वें वार्षिक सत्र में लिया गया था। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, ये आपकी थीम है। विश्व वन्यजीव दिवस 2021 की थीम क्या है? वन एवं आजीविका। तो 21 की इम्पोर्टेंट नहीं है, आप 23 की भी आ चुकी होगी, उसे देख लीजिए। और 22 की बस इतना ही, 2 बहुत है। 21 से लेकर 24 नवंबर 2010 के मध्य
विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन, ये इम्पॉर्टेंट है कि विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन टाइगर समिट कहाँ हुआ है, तो सेंट पीटर्सबर्ग में रूस में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि नामीबिया से जो है आपके बाघ आए हुए हैं, टाइगर आए हैं। कितने आए हैं कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में अप्रैल में की गई थी। जुलाई 2000 में ओडिशा के नंदनकानन अभ्यारण्य में 13 शेरों की ट्राइपनोसोमियासिस रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। तो कहाँ पे मृत्यु हुई थी शेरों की? तो ये उड़ीसा का एक नंदनकानन अभ्यारण्य है। जुलाई 2000 में ही इनकी 13 शेरों की मृत्यु हो गई थी। कौन सा रोग था? तो ट्राइपनोसोमियासिस नामक एक रोग था। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखिएगा। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र नहीं बल्कि इसको पारिस्थितिकी आतंकवाद कहा जाता है। तो किसको पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? यूकेलिप्टस वृक्ष को, जो अपने आम भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? शायद बल्ली कहते हैं, बल्ली का पेड़ आई थिंक। अब देखते हैं हम अपने MCQs को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक जानवर कौन है? तो ये आपका ज्वाइंट पांडा है। वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो ज्वाइंट पांडा है, याद रखिएगा। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाए जाने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसे हम UNCCD के नाम से जानते हैं, इसका महत्व क्या है? इसका उद्देश्य है नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। यह विशेष या विशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है। तो ये देखते हैं आंसर क्या होगा। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। 1 और 3 तो सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की स्थापना 1994 में की गई है। यह अकेला कानून है जो बाध्यकारी है, जो पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को संयुक्त रूप में पेश करता है। भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। इसमें वन ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है। भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। तो इसका आंसर है आपका 1, 2, 4। 3 और 5 आपका सही नहीं है क्योंकि ये बाध्यकारी समझौता नहीं है और भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे फिर भी डिटेल देख लेते हैं। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा 2014 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के दौरान की गई थी। इस घोषणा का 10 लक्ष्य तय किए गए थे उसमें, जिनमें एक लक्ष्य आपका 2030 तक प्राकृतिक वनों के ह्रास को रोकना था। अभी तक 200 से अधिक सरकारों, NGO और निजी कंपनियों ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, परंतु भारत ने अभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो यह है आपका जापान। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने को संवैधानिक प्रावधान बनाया है? तो ये आपने भूटान ने बनाया है ऐसा।
भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। वर्तमान में भूटान का लगभग 84% भूभाग वनों से आच्छादित है या घिरा हुआ है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुई है। जुलाई 2000 उड़ीसा के नंदनकानन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपनोसोमियासिस रोग है रहा है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र कहा जाता है, तो ये आपका गलत है, पारिस्थितिकी मित्र नहीं, पारिस्थितिकी आतंकवाद कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कहाँ है? तो कोलकाता में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4। तीसरा क्यों नहीं सही है? क्योंकि पारिस्थितिकी मित्र नहीं कहा गया, यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवाद कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि UNCCD और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। सही आंसर का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका डी। एक सही नहीं है लेकिन दूसरा आपका सही है। हैदराबाद को आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य और कृषि संगठन, जिसे हम FAO भी कहते हैं, द्वारा विश्व की 2020 की ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। शहरी पौधों के संरक्षण और विकास हेतु हैदराबाद को मान्यता दी गई है। हैदराबाद यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। किस देश में कुल सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो ये आपका सूरीनाम है। ये एक डेटा दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। विश्व वाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था, तो ये पीट्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था 2010 में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अभ्यारण्य या जैवमंडल रिजर्व। आइए हम इसे पढ़ते हैं। जैव विविधता के संरक्षण हेतु विविध प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण विधि है। संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। देश में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण हेतु हम विभिन्न प्रकार की विधियां अपना सकते हैं, जिसमें है आपका पहला संरक्षित क्षेत्र, जिसमें हम किसको लेते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व। तो संरक्षित क्षेत्र के तहत आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th 4 आते हैं। ठीक, देश में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। तो ये बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं कि वन्यजीवों की रक्षा की जा सके। एनवी सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 एवं 2020 में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या क्या है? इधर निम्नवत आपके सारणी में दी हुई है, इसे देख सकते हैं, लेकिन आप लोग न्यू डेटा एक बार जरूर देखिएगा। आइए यहाँ देखते हैं। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घने जंगलों से घिरे हुए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों से कई लाभ प्राप्त होते हैं। देखते हैं कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं। संरक्षित क्षेत्रों के लाभ क्या हैं? सभी मूल निवासी जातियों व उपजातियों की समष्टियों को संभालना, समुदायों एवं आवासों की संख्या एवं वितरण को संभालना, वर्तमान जनजातियों की आनुवंशिक विविधता का रक्षण करना, मानव द्वारा विदेशी जातियों की पुनः स्थापना पर प्रतिबंध लगाना, पर्यावरण परिवर्तन की दशा में जातियों के स्थानांतरण को सुगम बनाना है, प्राकृतिक एवं संबद्ध सांस्कृतिक स्रोतों की सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। तो राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा रेखा है वो किससे है? तो ये विधि के द्वारा परिभाषित की गई है।
जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। तो जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना क्यों की जाती है? जिससे आपका जैव विविधता, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव समग्र रूप से सुरक्षित रखे जाए, उनको जो विलुप्ति की कगार पे हैं या जिनको संकट है, इसलिए आपका जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। जीव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मानव का हस्तक्षेप नहीं है प्राकृतिक क्षेत्रों में। अभ्यारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है। तो जीव जो आपका ये अभ्यारण्य है उसमें क्या है, अनुमति, जब तक आप अनुमति नहीं लेंगे तब तक आप शिकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन चराई और गौ पशुओं का आना जाना नियमित होता रहता है कि जो चरने वाले पशु हैं, गौ हुआ, भैंस हुई, भेड़ बकरी, ये सब क्या करते हैं, ये सब आना जाना उनका लगा रह सकता है अभ्यारण्य में। उनकी जो है उनको रोकथाम नहीं है या उनको मना नहीं किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है, अभ्यारण्य में तो आप अनुमति लेके शिकार कर सकते हैं, वहाँ पे पशु चरने के लिए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में दोनों ही मना कर दिया कि आप शिकार भी नहीं कर सकते और पशु चरने के लिए भी नहीं जा सकते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित होता है। तो यहाँ पर दे भी रहा है कि अभ्यारण्य में जो है मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति होती है, वो भी परमिशन लेने के बाद, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में आपका मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित है, मतलब बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। वर्तमान में दिसंबर 2021 तक ये अपडेट किया गया है कि दिसंबर 2021 में जो भी डाटा मिला होगा उसको अपडेट कर दिया गया है। तो वर्तमान में वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या 94 अंडमान निकोबार में है। तो राष्ट्रीय जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं आपके, तो सर्वाधिक कहाँ पे हैं, तो अंडमान निकोबार में। कितने हैं, तो 94 हैं, याद रखिएगा। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या जो है 106 है। पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो आपके 106 हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या आपके मध्य प्रदेश में है 11, इसके बाद असम में है 7, अंडमान निकोबार, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है, मतलब अंडमान में भी फिर 6 है, केरल में भी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है, वो आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसका एक और नाम है हैली नेशनल पार्क। तो आपके ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1936 में हुई। ये कौन सन है, तो ये आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है पूरे भारत का, और इसका अन्य नाम क्या है, हैली नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है। ये उत्तराखंड के नैनी जिले में स्थित है। वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया है, तो 1973 में चलाया गया है। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र उपयुक्त हैं। केवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपका राजस्थान में है। केवला राष्ट्रीय उद्यान 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा मिला था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि केवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में। इसे दर्जा कब मिला राष्ट्रीय उद्यान का, तो 1981 में मिला था। यह भरतपुर जिले में है राजस्थान के। यूनेस्को ने 1985 में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया है। तो यूनेस्को ने अपने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया है, तो 1985 में। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ 375 पक्षियों की प्रजातियाँ हैं और 379 फूलों की प्रजातियाँ, मछलियाँ, सांपों, छिपकली, उभयचर आदि की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। परंतु यहाँ शेर संरक्षित नहीं है। तो यहाँ पे जो है शेर की प्रजाति संरक्षित नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। दाची गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है।
इसकी स्थापना जो है 1981 में हुई थी। यूँ तो ये कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन तीनों ही दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या पाए जाते हैं। तो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, गोल्डन ओरियोल है, येलो थ्रोटेड मार्टन, ये याद रखने वाली बात है। लेकिन दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य रूप से क्या पाया जाता है वहाँ पे, तो हंगुल, जिसे हम क्या कहते हैं, कश्मीरी स्टैग भी इसे कहते हैं। तो ये सबसे प्रसिद्ध है आपका दाचीगम का कि हंगुल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। हंगुल क्या है, तो हंगुल एक लाल हिरण की एक उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में ही पाई जाती है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है कि केवल कश्मीर में ही ये पाई जाती है हंगुल आपकी। कई राष्ट्रीय उद्यानों से नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं, जैसे रामगंगा एवं कोसी नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, तो रामगंगा और कोसी। ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा धनसिरी नदियाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। कुंती पुजहा नदी साइलेंट वैली जो आपकी केरल में है राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी के लिए है। जो भी यूपी के छात्र हैं याद रख लें कि यूपी में जो लखीमपुर खीरी है वहाँ पे क्या है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है आपका। 1984 में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी। तो गैंडा पुनर्वास योजना कहाँ शुरू की गई थी, आपके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई थी। वर्तमान में यहाँ द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना की कार्यान्वयन किया जा रहा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर आपका कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऐसे राष्ट्रीय उद्यान देके और एक तरफ स्टेट देके पूछ लेता है कि मिलान कीजिए कौन कहाँ पे पाई जाती है। तो याद रखिएगा, बांदीपुर कर्नाटक में, पिन वैली आपका हिमाचल प्रदेश में, लाहौल एवं स्पीति जिले भी अगर दिए रहेंगे तो देख लीजिएगा। सरिस्का एवं रणथंभौर दोनों ही राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कि सरिस्का और रणथंभौर कहाँ पे पाए जाते हैं, ये कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आपके राजस्थान के हैं, जहाँ बाघों को संरक्षण मिलता है। किसको संरक्षण मिलता है, बाघ को संरक्षण मिलता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। इसे 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य जबकि 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर यह नाम रखा गया था। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है। याद कर लीजिए कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में की गई थी। और इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, तो 1983 में से टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया इंद्रावती को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका एमपी में है, बहुत इम्पोर्टेंट है। शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है। तो आप बस स्टेट याद कर लीजिए, यही इम्पोर्टेंट है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो एमपी में है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। मुख्य रूप से सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दांडेली अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में स्थित है। दांडेली अभ्यारण्य या अंसी, इसी को अंसी भी कहते हैं, अंसी दांडेली अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका वर्ग किलोमीटर इतना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। 3 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। इसका नामकरण जो है आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के, जिन्हें हम राजा जी के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका नामकरण किया गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इन्हीं के नाम पे रखा गया है।
यह राष्ट्रीय उद्यान 3 सेंचुरियों जैसे राजाजी सेंचुरी 1948, मोतीचूर सेंचुरी 1964, चिल्ला सेंचुरी 1977 को मिलाकर वर्ष 1983 में से बनाया गया था। 2015 में से टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका एमपी में स्थित है, एमपी के भोपाल में। मन्नार की खाड़ी सागरी राष्ट्रीय उद्यान, यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। तो आपकी मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। ये किस राज्य में पाया जाएगा? तो ये आपका तमिलनाडु में पाया जाएगा। गारो पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया तीनों ही आपकी मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। गारो पहाड़ियाँ जो है मेघालय में स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है। नोकरेक जो है गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी किसकी है? नोकरेक तो ये है गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ नोकरेक जीवमंडल रिजर्व स्थित है। लोकटक झील, नेक्स्ट है हमारा कि लोकटक झील भारत में ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील क्या ऐसी है? तो ये आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मणिपुर में जो स्थित है। लोकटक कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है नामदफा? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य आपका दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो बुक्सा बाघ परियोजना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। उन्नीस सौ 92 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था बुक्सा को। कर्नाटक में स्थित नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, कर्नाटक में एक और स्थित है आपका नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। कोडागू और मैसूर जिले तक फैला यह राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो नागरहोल को हम किस और नाम से जानते हैं? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। बेतला जो पलामू है आपका राष्ट्रीय पार्क, कहाँ है ये? तो ये आपके झारखंड में। पहले तो ये बिहार का हिस्सा था झारखंड, इसलिए, लेकिन अब झारखंड अलग हो गया। तो ये झारखंड में स्थित है बेतला पलामू राष्ट्रीय पार्क। कब स्थापना हुई? तो 1986 में। यहाँ भी यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, यह एशियाई शेर के निवास के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि शेर सबसे पहले बात कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई शेर तो आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। ये कहाँ है? तो ये गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। और शेर के अलावा क्या क्या पाया जा रहा है? तो महातेंदुआ, सांभर, चीतल आदि वन्य जीव पाए जा रहे हैं। भीतरकनिका जो है आपका उड़ीसा में लवण जल मगर के लिए, यानी मगरमच्छ के लिए है, मगरमच्छ के लिए है भीतरकनिका आपका उड़ीसा में जो स्थित है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महान भारतीय सारंग के आकर्षण का केंद्र है। तो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए है? तो महान भारतीय सारंग का आकर्षण केंद्र है। हुलुक गिबन, जिसे हम गिबन भी कहते हैं, वो गिबन जो है आपका पूर्वोत्तर भारत के राज्य विशेषता असम में स्थित है। तो ये गिबन किससे संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1872 ईस्वी में की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपका विश्व का पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ये आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1872 में की गई थी। यह पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के बोमिंग, मोंटाना, इडाहो राज्यों में फैला हुआ है। ओल्ड फेथफुल गीजर इसी नेशनल पार्क में स्थित है। तो यहाँ की एक प्रजाति है ओल्ड फेथफुल गीजर, ये जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क में ही पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी यहीं पर स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ग्रैंड कैनियन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके येलोस्टोन पार्क में स्थित है। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट। अब हमें करना है एमसीक्यू, जो हम करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।